हस्तक्षेप रिश्तों की कहानी। मम्मी वहाँ तो प्रेशर कुकर भी खराब है, कई बार रिंग निकाल कर सेट करो तब जाकर भाप निकलना बंद होता है। अच्छा। और हाँ, सीटी तो बजती ही नहीं। मटर छीलते हुए सुरेखा ने अपनी माँ से शिकायत की। तू पहली बार ससुराल से मायके आई है, चलो शाम को एक नया तुम्हारी पसंद का प्रेशर कुकर दिलवा देती हूँ। माँ स्नेहलता स्नेह से बोली। सुरेखा खुश हो गई। शाम हुई, माँ और बेटी बहन के साथ सुरेखा बाजार गई और अपनी पसंद से खुद के कपड़े, पति के लिए शर्ट पैंट के कपड़े और एक अच्छे ब्रांड का प्रेशर कुकर खरीद लाई। सुरेखा के पिता घनश्याम जी महू रेलवे स्टेशन पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे। उसका विवाह महू से लगभग 60 किलोमीटर दूर सनावद नगर में हुआ था। यातायात का साधन सुगम था। रेलवे के अलावा सड़क मार्ग से भी दोनों नगर जुड़े हुए थे। सुरेखा का पति अरविंद अरविंद सनावद में ही एक सूत मिल में काम करता था। ससुर किसी कोऑपरेटिव बैंक से रिटायर हो चुके थे। दोनों परिवार मध्यम वर्गीय था। धन की प्रचुरता नहीं थी पर घर में अभाव भी नहीं था। सुरेखा के ताऊ सनावद स्टेशन पर कार्यरत थे। उन्हीं के प्रयासों के कारण रिश्ते की बात चली थी और विवाह संपन्न हुआ था। अगले दिन सुरेखा पति के साथ ससुराल लौटी। दिल बिल्लियों उछल रहा था। माँ से मिले उपहार उसे गौरवान्वित कर रहे थे। सास प्रेशर कुकर के डिब्बे को देखकर पूछ बैठी, ये क्यों खरीद लाई? हमने खरीदा नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी ने दिया है। कहते समय सुरेखा के स्वर में गर्व का भाव था। अनुभवी सास जैसे माजरा समझ गई हो, बोली, इसे अभी निकालना नहीं, अरविंद से कहकर कुकर सुधरवा दूंगी। अगर फिर भी कुकर से संतुष्टि नहीं मिले तभी नया कुकर निकालना। उसी शाम प्रेशर कुकर को एक बर्तन दुकान पर भेजकर सुधरवा लिया गया। अब पुराने कुकर से प्रेशर लीक नहीं कर रहा था और वह यदा कदा सीटी भी बजा रहा था। 3 महीने बाद सुरेखा पति के साथ फिर मायके आई। मम्मी ने हालचाल पूछा। बातों ही बातों में माँ ने पूछ लिया कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। और सब तो ठीक है मम्मी, पर वहाँ का गैस चूल्हा इतना कम फ्लेम देता है कि चाय बनाने में ही पसीना छूट जाता है। उसे सुधरवा कर भी देखा पर कोई फ़ायदा नहीं। 8-10 दिन तक फ्लेम ठीक रहता है और फिर वैसा का वैसा ही। मम्मी, मिलिट्री कैंटीन से चूल्हा मिल सकता हो तो दिलवा दो ना, कैंटीन में सस्ता मिल जाता है। घनश्याम जी के एक मित्र जो सेना में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे से निवेदन कर घनश्याम जी ने एक गैस स्टोव सुरेखा के लिए मंगवा दिया। सुरेखा ने मूल्य चुकाना चाहा पर घनश्याम जी ने मूल्य लेने से मना कर दिया। समझना पापा की तरफ से गिफ्ट है, कहकर उन्होंने टाल दिया। इस बार फिर सुरेखा गर्व से मस्तक ऊंचा कर ससुराल पहुंची। सास ने दरवाज़ा खोला था। सास की नज़र गैस स्टोव पर पड़ी तो सास से पूछने से पहले ही सुरेखा बोल पड़ी, मम्मी जी अपने चूल्हे से परेशान हो गई है, इसलिए महू के मिलिट्री कैंटीन से मम्मी से कहकर चूल्हा मंगवाई हूँ। मैं पैसे दे रही थी पर पापा ने देने नहीं दिया। इस बार सास कुछ नहीं बोली। शाम को काम से लौटने के बाद खुद अरविंद ने नया स्टोव किचन में लगाया। उस शाम का खाना नए स्टोव पर बनाया गया। साथ ही साथ नया प्रेशर कुकर जो टांड पर रखा था उतारा गया। फिर नए प्रेशर कुकर का उद्घाटन नए गैस स्टोव पर खीर बनाकर किया गया। बाद के दिनों की स्थिति ये थी कि सुरेखा जब कभी मायके जाती थी अपनी माँ के सामने शिकायतों का पिटारा खोलकर रख देती थी। ज़रा ज़रा सी कमियां भी बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। माँ भी उन कमियों को रस ले लेकर सुनती थी। चूँकि वे सब चीज़ें घरेलू उपयोग से संबंधित होती थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती थी, इसलिए माँ खुद बाज़ार से ला देती थी या पिता से मंगवा देती थी। कैंची, मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट जैसी कई चीज़ें वे माँ से सनावद लेकर आई। अब सास भी कुछ नहीं कहती थी। उन्हें भी लगता था कि कुछ ला ही रही है, देने तो जाने रही। संपन्न माँ बाप की बेटी है, माँ बेटिया को उपहार देती ही है। उन्हीं दिनों अरविंद को एक सेकेंड हैंड बाइक पसंद आ गई। कीमत लगभग 40,000 रुपये तय ठहराया गया। अरविंद के पास मात्र 20,000 रुपये थे। कुछ पापा से, कुछ दोस्तों से लेकर खरीद लूँगा सोचकर अरविंद ने बाइक के लिए 10,000 रुपये बयाना दे दिया और 7 दिन के अंदर पूरी रकम देकर बाइक ले जाऊंगा वादा कराया। घर आया तो पता चला कि पिता अधिकतम 8,000 रुपये की मदद कर सकते हैं। शेष 12,000 के लिए वह इधर उधर भटका। मित्रों से फरियाद किया पर कहीं दाल नहीं गली। अंतिम विकल्प के तौर पर वह दानवीर ससुर को याद किया। अगले ही दिन नव दंपत्ति महू पहुंच गए।
घनश्याम जी के सामने आने का प्रयोजन बताया गया तो अरविंद और सुरेखा दोनों का भ्रम टूटा। घनश्याम जी ने पैसे जुटा पाने में असमर्थता प्रकट की। बोले, 1000-2000 की व्यवस्था तो कर सकता हूँ, पर 12,000 की व्यवस्था मेरे लिए मुश्किल होगी। सुरेखा का दिल उदास हो गया। वहीं अरविंद को बयाने में दिए 10,000 रुपये डूबते हुए नजर आए। बेटी दामाद आए थे, इसलिए उत्तम भोग का प्रबंध किया जाने लगा, पर अरविंद का मन ससुराल में नहीं लगा। इंदौर से होकर लौटता हूँ कहकर वह वहाँ से निकल गया। महू इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर था। जल्दी लौटना कहकर सुरेखा ने उसे जाने दिया। दोपहर हो गई, फिर शाम ढल गई, पर अरविंद इंदौर से वापस नहीं लौटा था, जबकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक उसी शाम उन्हें सनावद वापस लौटना था। सुरेखा बार बार घड़ी देखती, उसका मन विचलित होने लगा था। मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। कोई अनहोनी न हो गई हो सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी के आगमन से माँ का उल्लासित मन अब मलिन होने लगा था। दिमाग में एक ही बात आई थी, पैसे के कारण जमाई राजा नाराज तो नहीं हो गया है। बेटी को लेकर एक पीसीओ में पहुंची और अरविंद के पड़ोसी के एक घर में, जहां पीएनटी टेलीफोन कनेक्शन लगा था, फ़ोन लगाया गया। फ़ोन सुनने अरविंद ही आया था। फ़ोन पर अरविंद की आवाज़ सुनकर सुरेखा फफक पड़ी। मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और आप सनावद पहुँच गए। सुरेखा बड़ी मुश्किल से बोल पाई। क्या करता महू में रुककर, इंदौर दोस्त के पास गया था पैसों के जुगाड़ में। वहाँ भी इनकार सुना तो सनावद लौट आया। बाइक वाले से बयाना लौटाने को बोलूँगा, अगर लौटा दिया तो ठीक है, नहीं तो 10,000 रुपये को राम राम। मैं कैसे आऊँ? मर्जी तेरी, जैसे आना हो आना, ना मर्जी हो तो मत आना। अरविंद का रुष्ट स्वर बिजली सी गिरी सुरेखा के ऊपर। कई पलों तक अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये क्या बोल रहे हो? वही जो सुन रही हो, कहकर अरविंद ने फ़ोन रख दिया। सुरेखा जाने कितनी ही देर तक फ़ोन हाथ में लिए हेलो हेलो करती रही। आंखों से अश्रुधारा वेग पूर्वक बह निकले। क्या हुआ माँ आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोली। सुरेखा थोड़ी देर तक रोती रही, फिर अटक अटक कर पूरी बात बताई। घर में जैसे कोहराम मच गया हो। अरविंद और उसके पूरे खानदान को कोसा जाने लगा। गालियाँ दी गई, भिखमंगों के परिवार में बेटी ब्याह दी गई जैसी बातें भी कही गई। क्रोध जब कम हुआ तो मशवरा करने की बारी आई। 12,000 रुपये घनश्याम जी के लिए 3 माह के वेतन के बराबर थे। सहज व्यवस्था करना संभव नहीं था, पर असंभव भी नहीं था। 3 दिन बाद कुछ बैंक से निकाल कर, कुछ मित्रों से उधार लेकर वे 12,000 रुपये इकट्ठा किए और पीड़ित मन से बेटी को लेकर समधियान पहुँचे। अरविंद के माता पिता को इस संदर्भ में कुछ भी मालूम नहीं था। वे तो सोच रहे थे कि सुरेखा के माता पिता का मन कराया होगा कि बेटी को कुछ दिन पास रखे। इसलिए अरविंद सुरेखा को मायके छोड़कर अकेला लौट आया। अरविंद ने जवाब तलबी की गई। मैंने कौन सा दहेज मांगा है? उधार चाहिए था। जैसे ही मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे मैं वापस कर दूंगा। अरविंद छूटते ही बोला। घनश्याम जी चुपचाप सुरेखा के हाथ में रकम दिए, फिर दामाद से कोई सवाल जवाब किए बिना अपने बड़े भाई साहब के घर चले गए। अंत तक वे समझ नहीं पाए थे कि रुपए की मांग के पीछे समधी समधन की भी कोई इच्छा थी या नहीं थी। 3 साल गुजर गए, न रकम वापस आई, न नई मांग हुई। घनश्याम जी ने फिर भी शुक्र मनाया। समझ लिया कि दहेज में कोई कमी रह गई होगी जो उस 12,000 से पूरी की गई। तभी एक दिन पता चला कि अरविंद जिस कॉटन मिल में काम करता था वह बंद हो गई है। कर्मचारियों को एक निश्चित रकम सौंपकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। सुरेखा इस दरमियान एक बच्चे की मां बन चुकी थी और पुनः गर्भ से थी। अरविंद एक दिन पत्नी और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से ससुराल आया और प्रीतमपुर, जो महू से कुछ ही किलोमीटर दूर था, नई नौकरी की तलाश में भटकने लगा। लगभग 20 दिन तक भटकने के बाद एक दिन अरविंद ने कहा कि कहीं ढंग से नौकरी नहीं मिल रही है। सोच रहा हूँ कि नौकरी ढूंढने में समय बर्बाद करने की बजाय अपना खुद का कोई कारोबार शुरू करूं। अगर 50,000 की मदद मिल जाए तो मैं खुद का काम शुरू कर सकता हूं। पिछली रकम तो वापस हुई नहीं और 50,000 फिर से, मानो अरविंद के मुंह से बोल नहीं फूट पड़े हो, बम का गोला दगा हो। सास एकदम से बोल पड़ी। जमाई राजा, वो 12,000 ही बड़ी मुश्किल से चुकाए हैं हमने, और आपकी साली की शादी में भी खूब खर्च हुआ है हमारा। इस बार हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दो टूक जवाब सुनकर अरविंद कुछ नहीं बोला।
सुरेखा अरविंद के प्रति आशंकित थी कि कहीं इस बार फिर। उस शाम अरविंद ने कुछ नहीं किया, चुपचाप खाना खाया, खामोशी से रात गुजारी और अगली सुबह जाता हूँ किसी और जगह काम देखने कहकर अच्छे से तैयार हुआ, नाश्ता किया और अपना बायोडाटा की फाइल वाला बैग लेकर बाइक से चला गया। उस रोज़ वह वापस नहीं लौटा। रात हो गई। जब वह वापस नहीं लौटा तो सुरेखा ने ससुराल के पड़ोस में फ़ोन किया। वहाँ से पता चला कि अरविंद सनावत भी नहीं लौटा है। आखिर गया तो कहाँ? 2 दिन गुजर गए। मन में तरह तरह की शंका उत्पन्न हो रही थी। थाने पर दरियाफ्त की गई, कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया, पर कुछ पता नहीं चला। 5वें दिन अरविंद बिना किसी पूर्व सूचना के मैले कुचेले हालात में महू पहुंचा। बिना किसी से कोई बातचीत किए सीधे बाथरूम में घुस गया। नहा धोकर बाहर निकला। नाश्ते के दौरान बताया कि इन 5 दिनों में वह इंदौर, उज्जैन, धार में नौकरी की तलाश में खूब भटका है। कहीं भी कैसी भी काम नहीं मिला, इसलिए एक दोस्त के साथ ग्वालियर काम की तलाश में जा रहा है। बाइक वह इंदौर में दोस्त के घर छोड़ देगा और अपना कपड़ों वाला बैग लेकर वह घर से निकल गया। सुरेखा भारी मन से अरविंद को जाने दी थी। पिछले 5 दिनों में उसकी आंखों ने अविरल आंसू बहाए थे। आजीविका का प्रश्न ना होता तो वह अरविंद को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। अब तो मायके में रहना भी उसे कठिन और अपमानजनक लगने लगा था। माता पिता उससे कुछ कहते तो नहीं थे, पर माता पिता की आंखों में छाई उदासी स्पष्ट गोचर होने लगी थी। अरविंद को गए 3 ही दिन हुए थे कि सुरेखा को उसके ताऊ से पता चला कि अरविंद तो पहले दिन ही सनावद आ गया था, यानी ग्वालियर जाने की बात झूठी थी। सुरेखा जैसे आसमान से गिरी हो। घर में कोहरा मचना ही था, मचा। घनश्याम जी अगली सुबह सुरेखा और बच्चे को लेकर सनावद रेलवे क्वार्टर में रह रहे अपने बड़े भाई के घर पहुंचे। बड़े भाई को आरंभ में एक एक बात बताई। पूरी बात सुनकर बड़े भाई मोहन जी ने निश्वास भरकर कहा, सारी गलती तुम लोगों की है। क्या मतलब तुम लोगों ने? बच्चे की शादी करने के बाद भी उसके जीवन पर अपना नियंत्रण चाहा। ये तो नादान है, कम अक्ल ना समझ है। इसी घर गृहस्थी के बारे में क्या अनुभव? पर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को तो समझदारी दिखलानी चाहिए थी। क्यों बेटी की ससुराल की कमियां जानने के लिए उत्सुक रहती थी? कौन सा घर है जहां सब कुछ ठीक ठाक है? मोहन जी पल भर के लिए रुके, फिर बोले, घनश्याम, जब उन्हें तुम्हारी सौगातों की ज़रूरत नहीं थी तब तुम जबरन वे सौगातें उन पर थोपते रहे। अब उसे वाकई मदद की ज़रूरत है तब तुम अपनी पीठ दिखा रहे हो, मदद करने से इनकार कर रहे हो। मैं क्या करूं? मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? मैं ये नहीं कहता कि तुम कर्ज लेकर मदद करने की कोशिश करो, चाहो तो भी कर सकते हो, पर सच ये है कि उनकी दाढ़ में लहू तुमने ही चखाया है। झूठी उम्मीदें तुम्ही ने जगाई है। तुमने बेटी के कहने पर वे छोटी बड़ी चीज़ें ना खरीदी होती तो लड़के को तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं होती। असल में लड़का तुम्हें कारू का खजाना समझ लिया है और तुम्हारी बेटी भी ज़मीनी हकीकत से दूर है। ये बच्चे किसी चीज़ की फरमाइश करते समय भूल जाते हैं कि माता पिता कैसे घर परिवार मैनेज करते हैं, कैसे चीज़ें जुटाते हैं। फिर क्या करें? अब सबके लिए यही अच्छा है कि सुरेखा स्वयं बच्चे के साथ जाए और खुद सब कुछ मैनेज करे। तुम पहली गाड़ी से वापस महू लौट जाओ। अगर मन नहीं माने तो यही मेरे घर में रहो। अभी सुरेखा के साथ उसके ससुराल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम सनावद आए थे। पता नहीं वे लोग सुरेखा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बेवकूफ़ मत बनो। क्या कभी सुरेखा ने सास ससुर के बारे में ये कहा कि वे सुरेखा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? घनश्याम, मैं निजी रूप से अरविंद के माता पिता को जानता हूँ। वे बहुत ही नेक लोग हैं। अगर अरविंद ने बेवकूफ़ी की भी है तो इसमें उसके माता पिता का क्या दोष? अगर वे लोग लालची होते तो मैं खुद रिश्ते के लिए इनकार कर देता। घनश्याम जी प्रतिवाद करना चाहते थे, पर बड़े भाई की बातों की अवहेलना ना कर सके। मोहन जी ने कमरे में सुरेखा और अपनी पत्नी को बुलाया, कुछ सवाल जवाब किए, फिर कुछ बातें समझाई और एक ऑटो बुलवाकर सुरेखा को ससुराल के लिए रवाना कर दिया गया। सुरेखा के लिए दरवाज़ा उसकी सास ने खोला था। पुत्र वधू एवं पोते को देखकर वह चौंकी और बोली, कैसे आई? आई तो ट्रेन से ही थी। स्टेशन के बाहर ताईजी मिल गई थी। उन्होंने जिद की तो थोड़ी देर के लिए उनके घर जाना ही पड़ा। संयोगवश अरविंद उस समय घर पर ही था।
सुरेखा से नज़र मिला पाने का ताव न ला सका। नज़रें चुराता हुआ अपने बच्चे के साथ खेलने लगा। सास के व्यवहार से यही ज्ञात हुआ कि वह सारे मसले से अनभिज्ञ है। सुरेखा को लगा कि अच्छा ही हुआ कि ताऊजी की बात मानकर पिता साथ नहीं आए थे। भेद खुल जाता तो अरविंद या तो शर्मिंदा होता या भड़ककर कोई और बेवकूफ़ी करता। रात हुई। अरविंद बड़ी हिम्मत करके कमरे में आया। सुरेखा को इसी पल का इंतज़ार था। बेटा सो चुका था। एक बात पूछूं? सुरेखा के मुंह से निकला। सॉरी। तुमसे सॉरी नहीं सुनना मुझे। मैं तो एक बात जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी कौन हूँ। दिल की रानी तो हो ही नहीं सकती। अगर होती तो तुम्हारे दिल में रहती। अर्धांगिनी भी नहीं समझते। अगर समझे होते तो मुझे छोड़कर भागते नहीं। दासी समझते तो चरणों में जगह देते। कह तो रहा हूँ ना कि सॉरी। मैं भी कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। कहते हैं कि पति पत्नी का जीवन सांझे का होता है। सुख हो, दुख हो, खुशी हो, विषाद हो, दोनों को बराबर बराबर झेलना पड़ता है। कभी सोचा है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उस पर तब क्या बीतती होगी जब मैं बार बार रोती हूँ। तुम मुझ पर ही नहीं, इस बच्चे पर भी जुल्म कर रहे हो जो अभी जन्मा भी नहीं है। मेरी नौकरी छूट गई है, अरविंद कातर स्वर में बोला। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी नौकरी कभी लगी ही नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सोच रही हूँ कि अभी 3 महीने ही तो हुए हैं, क्यों ना इस गर्भ को। नहीं, मंतव्य समझकर अरविंद के मुंह से चीख सी निकल गई। सुरेखा के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान रेंग कर रह गई। माय डियर हबी, अपने बच्चे के बारे में सिर्फ बुरा सुनकर कितनी पीड़ा हुई। उस बच्चे के खिलाफ जिसकी तुमने शक्ल भी नहीं देखी, जिसे दुनिया में आना भी अभी नहीं है। फिर सोचो मेरे पापा को कैसे लगता होगा जब मैं खून के आंसू रोती हूँ। सुरेखा प्लीज़, मुझे जूते मार लो पर जलील मत करो प्लीज़। वादा करो कि मर्द बनोगे, हर दुश्वारी का सामना करोगे, पर भगोड़ों की तरह भागोगे नहीं, कभी पलायन नहीं करोगे। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मैं ठेले पर सब्जी बेच लूँगा, चाय की टपरी खोल दूँगा, पर तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। कब कुछ भी करो, अब मैं भी 2 पैसे कमाने की जुगत करूँगी। बस 2-3 साल की बात है। छोटा बच्चा भी जब दूध छोड़ देगा, जब मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारा साथ दूंगी। अब रही बात पूंजी की, तो मेरे गहने प्रस्तुत है। अब फिर जूते मार रही हो तुम? नहीं, हरगिज़ नहीं, सिर्फ रास्ता बता रही हूँ मैं। अब हम अभी भी बिल्कुल हेल्पलेस नहीं हुए हैं। अरविंद ने सुरेखा को जज्बात में आवेग में आकर बाहों में भर लिया। दोनों की आंखें आंसुओं से। ये है रियल स्टोरी। ऐसी स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि ऐसी और स्टोरीज़ आपको सुनने के लिए मिले, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। थैंक यू।